इतिहास के पन्नों में लाखों नाम दर्ज है, इसलिए आपने कई राजा या फिर बादशाहों की कहानी सुनी होगी। क्या आपने कभी सुना है कि किसी डाकू ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया? तो आज हम आपको ऐसे ही एक डाकू के बारे में बताएंगे जिसका नाम सुनकर पुराने अंग्रेज लोग आज भी थर थर कांपने लगते हैं। ये कहानी है डाकू सुल्ताना की, जिसका असली नाम सुल्तान सिंह था। साल 1901 में सुल्तान सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में हुआ था। तब देश में अंग्रेजों का शासन था। कुछ लोग सुल्तान को बिजनौर जिले का भी मानते हैं। सुल्ताना डाकू अपने आप को महाराणा प्रताप के खानदान का बताता था। सुल्ताना डाकू ने भी महाराणा प्रताप की तरह अपने घोड़े का नाम चेतक रखा हुआ था। कहता था कि जब अकबर से लड़ाई के बाद महाराणा प्रताप हार गए तो उनके वंशजों को दर दर भटकना पड़ा। भटकते हुए वो मुरादाबाद जिले में आ गए। तब मुरादाबाद जिले में एक कैंप अंग्रेजों का चलता था, जिसमें गरीब लोगों को सहारा दिया जाता था। लेकिन इस कैंप का मकसद कुछ और ही था। इस कैंप में जबरदस्ती लोगों को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। इसी कैंप में सुल्तान सिंह भी था। सुल्तान सिंह ने देखा कि अंग्रेज गरीबों पर जुर्म कर रहे हैं और इन अंग्रेजों को पैसा अमीर लोग ही दे रहे हैं, वो भी भारत के रहने वाले। सुल्तान सिंह के दिमाग में आया कि इन अंग्रेजों से लड़ने से अच्छा है पहले अपने घर के इन अमीर व्यवसायियों से लड़ा जाए। यही कारण था कि सुल्तान सिंह ने मात्र 17 साल की उम्र में बंदूक उठा ली और वो खूंखार डकैत बन गया। सुल्तान सिंह अमीर व्यवसायियों को लूटने लगा और गरीबों में उस लूटे हुए पैसे को बांट देता। सुल्तान सिंह की एक खासियत थी कि सुल्तान सिंह कहीं चुपके से डकैती नहीं डालता था। जहां भी डकैती डालनी हो पहले वहां पर बकायदा चिट्ठी लिखकर उनको इन्फॉर्म करता था कि इस समय मैं आपके यहाँ डकैती डालूंगा, जो करना है कर लो। और सुल्तान सिंह उस डकैती को अंजाम भी देता था। अंजाम देने के बाद वो नजीबाबाद के जंगलों में छिप जाता था। आज भी नजीबाबाद के जंगलों में सुल्तान सिंह का किला मौजूद है। अंग्रेज लाख कोशिशों के बावजूद सुल्तान सिंह को पकड़ नहीं पाते थे। सुल्तान सिंह वैसे तो कभी खून खराबा नहीं करता था, लेकिन अगर किसी ने उसका विरोध किया या उसको मारने की कोशिश की तो हत्या करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। सुल्तान सिंह के बारे में ये भी मशहूर है कि वो अपने विरोधियों और जिनकी भी हत्या करता था उनकी हाथ की 3 उंगलियां भी काट डालता था। अंग्रेजों को जंगल का कम ज्ञान था, इसलिए सुल्तान सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने जिम कॉर्बेट का साथ लिया। ये जिम कॉर्बेट वही हैं जिनके नाम से उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट जंगल है। जिम कॉर्बेट ने भी सुल्तान सिंह को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वो हर बार नाकामयाब हो जाते। सुल्तान सिंह को पकड़ना इसलिए भी मुश्किल था कि सुल्तान सिंह अमीरों का लूटा हुआ पैसा लोकल गरीबों में बांट देता था, इसलिए सारे गरीब उसके चहेते थे। वो सारे गरीबों का मसीहा बन बैठा था। अमीर साहूकार और जमींदार के हाथों जो भी पीड़ित थे वो जनता उसकी लंबी आयु की दुआ करते थे। सुल्तान की डकैती और आतंक का यह सिलसिला कई साल तक जारी रहा। साहूकारों ने अंग्रेज सरकार से न्याय की गुहार लगाई। फिर अंग्रेज सरकार हरकत में आई। पहले तो उन्होंने भारतीय पुलिस के जरिए सुल्तान सिंह को ठिकाने लगाने की कोशिश की, मगर लोकल लोगों में सुल्तान के लिए हमदर्दी से सुल्तान के पास पहले ही इसकी खबर पहुंच जाती थी कि उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है। सुल्तान के छिपने की जगह नजीबाबाद के पास स्थित एक जंगल था जिसे कजली बन कहा जाता है। यह जंगल बहुत ही घना और जंगली जानवरों से भरा हुआ था, लेकिन सुल्तान जंगल के चप्पे चप्पे को जानता था। उसके रहने की जगह जंगल के ऐसे घने इलाके में थी जहां दिन के समय भी सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। सुल्तान भेष बदलने में भी माहिर था। अंत में अंग्रेजों ने हार कर जंगल के मशहूर ज्ञाता फ्रेडी यंग को इंग्लैंड से बुलवाया।
फ्रेडी यंग ने सुल्तान सिंह को पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। फ्रेडी यंग ने पहले तो सुल्तान सिंह की डकैती और उसके मुखबिरों के बारे में जाना। फ्रेडी यंग ने सुल्तान सिंह की मदद कर रहे पुलिस वालों को पहले तो तबादला कर दिया। उसके बाद सुल्तान सिंह के करीबी मुंशी अब्दुल रज्जाक पर अपना जाल बिछाना शुरू किया। मुंशी अब्दुल रज्जाक एक तरफ तो सुल्तान के संपर्क में था, दूसरी तरफ फ्रेडी यंग के। सुल्तान सिंह मुंशी पर बहुत ही विश्वास करता था। मुंशी ने सुल्तान को एक दिन ऐसे स्थान पर बुलाया जहां पुलिस पहले ही छुपी हुई थी। सुल्तान पुलिस के होने से बेखबर था। वो आकर चारपाई पर लेट गया। जैसे ही सुल्तान सिंह चारपाई पर लेटा, उसके ऊपर सैमुअल पेरिस नाम का एक अंग्रेजी अधिकारी कूदकर बैठ गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। सुल्तान ने फायर करना चाहा, मगर पुलिस उसकी राइफल छीनने में कामयाब हो गई। अब उसने भागना चाहा, लेकिन एक कांस्टेबल ने उसके पैर पर राइफल की बट मारकर गिरा दिया। इस तरह से सुल्तान गिरफ्तार हो गया। इस ऑपरेशन को फ्रेडी यंग लीड कर रहे थे, जिन्हें इस कारनामे के बाद तरक्की देकर भोपाल का आईजी जेल बना दिया गया। सुल्तान सिंह के ऊपर अंग्रेजों का मुकदमा चला। सुल्ताना डाकू समेत 13 लोगों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। इसके साथ ही सुल्ताना के बहुत से साथियों को उम्र कैद और काला पानी की सजा हुई। फ्रेडी यंग ने अंग्रेजों से बहुत गुहार लगाई कि सुल्तान सिंह की सजा कम कर दी जाए, उसे फांसी न दिया जाए। इसके पीछे की एक वजह थी कि फ्रेडी यंग और सुल्तान सिंह की एक बार मुलाकात पहले भी हुई थी। तो फ्रेडी यंग को उस समय सुल्तान सिंह चाहता तो मार देता, लेकिन सुल्तान सिंह ने फ्रेडी यंग की जान बख्श दी थी। इससे फ्रेडी यंग सुल्तान सिंह का कायल हो गया था। इसी कारण फ्रेडी यंग ने सुल्तान सिंह की सजा कम करने की मांग की थी, पर अंग्रेजों ने एक नहीं सुनी। फांसी की एक रात पहले फ्रेडी यंग सुल्तान सिंह से मिलने गया और फ्रेडी यंग ने सुल्तान सिंह से पूछा, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकूं तो मुझे बताओ। सुल्तान सिंह ने कहा कि मेरा एक बेटा है, मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर तुम्हारी तरह अफसर बने। फ्रेडी यंग ने उससे वादा किया कि मैं तुम्हारे बच्चे को पढ़ाऊंगा। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना सिंह को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया और फ्रेडी यंग ने अपना वादा पूरा भी किया। फ्रेडी यंग ने सुल्तान सिंह के बेटे को गोद ले लिया और उसको पढ़ा लिखा कर एक IPS ऑफिसर बनाया। तो ये थी कहानी सुल्तान सिंह के खौफ की। फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।